देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसे सपनों की नगरी भी कहा जाता है, 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी इस मुंबई को देखने के लिए लोग बड़े पैमाने पर यहां पर आते हैं। इसका आकर्षण देखते ही बनता है। लेकिन आज वर्तमान में विकास के नाम पर जहां एक और राज्य सरकार मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बनाकर उसे शंघाई का एक रूप देना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य ने मुंबई को कंक्रीट का जंगल बनाकर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तथाकथित भूमाफियाओं की, उनका साथ देने वाले जनप्रतिनिधियों की और सरकारी महकमों में कार्यरत उन अधिकारियों की, जिनकी साठगांठ के चलते सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से मकान बनाए जा रहे हैं, जो एक बड़े भ्रष्टाचार की कलई खोलता है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज की खास पेशकश अवैध निर्माण कार्य का जिम्मेदार कौन। जी हां, अवैध निर्माण कार्य एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी जो कब सुलझेगी ये कह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। आज हम बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित मालवनी इलाके की, जहां पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य की तामीर लिखी जा रही है और सरकारी अधिकारी या बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी अपने हाथों पर हाथ धरे मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। हाल ही में ग्राउंड+1 नहीं, ग्राउंड+2 नहीं, ग्राउंड+3 मंजिली मकान को गिरते हुए देखा। बड़े पैमाने पर वहां पर लोग जख्मी हुए, एक महिला की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। लेकिन अभी भी जो भ्रष्टाचार है, जो अवैध निर्माण कार्य है, मालवनी में बदस्तूर जारी है। जिस तरीके से इस विषय पर आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कई मेहमान हमसे जुड़ेंगे, न्यूज रूम से हमारे अपने सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले उनसे हम तारुफ करा लें, उसके बाद चर्चा करेंगे इस विषय पर, जो कि एक गंभीर विषय बन चुका है। एक वो नासूर जो लगातार मुंबई के अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात कर रहा है, और इसमें शामिल हैं सरकारी महकमे के कुछ तथाकथित अधिकारी व कर्मचारी, इसके साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें बड़ी हसरत लिए जनता ने उस जगह पहुंचाया है जहां से वो जनता से जुड़े हुए समस्याओं से संबंधित अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आज हम बात करेंगे मालवनी के कांग्रेस विधायक असलम शेख की। आज हम बात करेंगे शिवसेना, कांग्रेस और इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दल के उन जनप्रतिनिधियों की। और इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अपने वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ जो मेहमान आए हैं, शिवा जाधव साहब, प्रखर समाज से भी, हम उनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि मालवनी इलाके में गेट नंबर 7 के पास जो 3 मंजिला मकान जो गिरा, उसमें एक महिला की मौत हुई। क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, सबसे पहले वो सुनते हैं। ये घटना 6 और 6:30 के दरमियान में घटी है, और यहाँ जो काम हो रहा था, वो काम का जो तरीका है वो सही नहीं था। इस वजह से ये हादसा हुआ, और ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है और बहुत दुखद घटना है। इसके लिए सारे लोगों को अफसोस है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। काम जो होता है तरीके से होना चाहिए। रहने वाले लोग नहीं थे, सिर्फ काम चालू था। जो घर के लोग रहते नहीं है, रूम खाली कर देते तो ही काम होता है ना। तो रूम खाली हो चुका था, फिर खाली काम करने वाले लोग थे। और जो रास्ते में मार लगाए वो रास्ता चलता हुआ लोग था, काम करने वाले को मार नहीं लगाया। मामूली सी खराश वगैरह आई है, लेकिन राह चलते लोगों को लगा है, जिसमें सुनने में आया है कि एक औरत का डेथ हो गया है और कुछ लोग घायल है, और जो घर वाले का भाई है उसको भी मार लगा है। गवर्नमेंट ने इस पे प्रशासन ध्यान देनी चाहिए ना। ये जो अनलीगल काम हो रहा है इस पे प्रशासन ध्यान देना चाहिए। इसका जिम्मेदार प्रशासन को मानते हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है ना इसको देखभाल करना। ये लगभग 2 घंटे पहले यह हादसा हुआ है, और ये जो कॉलोनी है जिसको एनसीसी बोलते हैं, न्यू कलेक्टर कंपाउंड, ये लगभग 40 साल पुराना है।
यहाँ कलेक्टर ने फोटो पास दिए हुए हैं। यहाँ लगभग 58 प्लॉट हैं। एक एक प्लॉट के ऊपर 100, 110, 120 ऐसे घर बने हुए हैं। उसमें से एक घर में ये जो ग्राउंड+1 का जो स्ट्रक्चर था उसका अवैध रूप से उसका एक्सटेंशन का काम चालू था, निर्माण का काम चालू था और वो पूरा भरभरा के गिर गया। उसके नीचे एक महिला और 2 पुरुष उसके नीचे दबे, उनको शताब्दी हॉस्पिटल लेके जाया गया है। मेरी भांजी थी जो गई हुई थी भांजी लाने के लिए, उसे जा रही तो मकान गिर पड़ा उनको 3 महीना। भाजी लेकर के आ रही थी, सब्जी भाजी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम उसे वहीं पर खड़े थे, यहाँ बंडी के पास में एक बंडी लगा था केले का, वहाँ खड़े थे। तो पहले आज तो हल्ला हुआ तो हमने कोई मारपीट हो रहा होगा, मैं बाद में मालूम हुआ कैसे हादसा हुआ है। तो हम लोग गए तो हमने देखा मेरी भांजी को 2-4 में निकाल करके लेके जा रहे हैं इलाज करके। जो उनका नाम क्या था सर? राहत जहाँ उर्फ बेबी, उम्र कितनी थी उनकी? 40। आपको कैसे मालूम पड़ा? वो हॉस्पिटल से मैं फ़ोन आया था आपके पास? हाँ फ़ोन आया है तो मालूम होगा कि डेट हो गया है। हम उसको तो एक तो यहाँ प्रशासन को मानते हैं हम, पहली बात। दूसरा ये कंटेंट जो लिया हम उसको मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये रिवर बेड है और रिवर बेड पे किसी ने ऑर्डर दिया बनाने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से व्यक्ति बता रहा था कि 40 वर्षीय राहत जहां की मौका घटना पर ही मौत हो गई और बाकी के लोगों को मुंबई के शताब्दी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या मुंबई में अवैध निर्माण कार्यों का सिलसिला थम पाएगा? क्या उन जनप्रतिनिधियों के दावों को बल मिल पाएगा? क्या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कभी शंघाई बनते देखा जाएगा? इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में शिवा जाधव साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवा जाधव साहब। इसके अलावा हमारे अपने वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष, साथ साथ हमारे न्यूज रूम से हमारे अपने सहयोगी हमसे जुड़ेंगे, अरुण गुप्ता। लेकिन सबसे पहले शिवा जाधव साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया यह जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अवैध निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर मालवनी में किया जा रहा है, जबकि जमीन सरकारी है, लेकिन सरकारी महकमों के अधिकारियों को मानो उससे कोई सरोकार नहीं। शिवा जाधव साहब, मालवनी क्षेत्र जो है वो कलेक्टर कंपाउंड, न्यू कलेक्टर कंपाउंड, पुराना कलेक्टर कंपाउंड और हाउसिंग बोर्ड, स्कॉटर्स कॉलोनी, बीएमसी कॉलोनी, इन सरकारी जगहों पर बसा हुआ है। ये जो हादसा हुआ है न्यू कलेक्टर कंपाउंड में हुआ है, ये न्यू कलेक्टर कंपाउंड की जो ज़मीन है वो 3 फुट के बाद पानी है ज़मीन में। और बहुत सारे अभी अभी नए कुछ 5-10 सालों से कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं और वो सिर्फ 3 फुट तक खड्डा खोदने के बाद बांधकाम 4-4 माले का, 3-3 माले का बांधकाम करते हैं। और किसी भी तरह से ये बांधकाम करने के बाद ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, पूर्ण तरह से दहशत में है। क्योंकि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जो ठेकेदार बना रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले लोग 3 माला बनाकर भाड़े से रूम दे रहे हैं और अपने आप जाके कहीं अंबोजवाड़ी में, कहीं और दूसरी झोपड़पट्टी में घर बसा रहे हैं। कहा कि 3 महला बनाकर ये 3 मंजिली इमारत का क्या ये आखिर खेल क्या है? क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका को ये दिखाई नहीं देता कि एक गरीब व्यक्ति एक ईंट रखता है तो मनपा का बुलडोजर उसे समूल उखाड़ फेंक देता है और ग्राउंड+3 इमारत की पूरी तिजारत, पूरी कवायद की जा रही है, पूरी उसकी तामीर लिखी जा रही है। इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं जाता, क्या कहेंगे आप? प्रशासकीय अधिकारी वहाँ आते हैं, देखे जाते हैं। वहाँ पर जब ईंट गिरती है, रेती गिरता है तो वो लोग आकर देख के चले जाते हैं। न जाने अंदर से क्या बात होती है और उसके बाद ये बांधकाम धड़ल्ले से चलता है। आपसे एक चीज ये जानना चाहते हैं कि मालवनी का जो पूरा इलाका है और वहां पर कलेक्टर की जो जमीन है, वो अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति उसकी क्या है? अभी इस वक्त कम से कम एक प्लॉट में 110 से 120 रूम है जो कलेक्टर ने बसाए हुए हैं। और जो उसको मैंग्रोव काट कर पूर्ण रूप से उसे क्षति पहुंचाकर और वहां पर निर्माण कार्य जो करवा रहा है, क्या इसकी जानकारी वहां के स्थानीय विधायक को नहीं है या स्थानीय नगर सेवक को नहीं है? होनी चाहिए, उनको है इसकी जानकारी। वर्तमान जो वहां के विधायक है कांग्रेस के, उनका नाम है
असलम शेख साहब। हाँ जी। असलम शेख साहब से भी हम संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले शिवा जाधव साहब आपसे जानना चाहते हैं संक्षेप में ये पूरा मामला आखिर है क्या? ये मामला ऐसे है कि वहाँ पर जो रहवासियों को फोटो पास दिए गए थे, अभी जो इलाका हुआ है तो 76 में दिया गया, 74 में दिया गया था, उसके बाद उस इलाके को नाम दिया गया है। कुलाबा प्लॉट है, बांद्रा प्लॉट है, जैसे जैसे वहाँ से बस्ती लाकर तोड़कर लाई, फोटो पास दिए। फोटो पास धारक जो है वो रूम स्ट्रक्चर बेचकर दूसरों को चले गए। उसके बाद जो लोग आए वो इन्वेस्टमेंटर आए, बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंटर आने के इन्वेस्टमेंटरों ने 4-4 माला 3-3 माला बनाकर भाड़े से देना चालू किया। ये और किस वहाँ प्रकार के इन्वेस्टर? ये अवैध तरीके से किसी कामों में पैसे लगाना, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? पैसा लगाकर उसका डबल पैसा वसूल करते हैं। और जो गरीब लोग हैं जिनके पास फोटो पास है, उनका झोपड़ा वैसे के वैसे छोटा का छोटा बना हुआ है, जो कलेक्टर ने 10 बाय 15 की जगह दी हुई है जी। और 14 फुट से ऐसे गरीबों के झोपड़े ऊंचे नहीं हैं, परंतु जो इन्वेस्टमेंटर है उनके झोपड़े ऊंचे हैं, और जिन जो भाड़े से देना चाहते हैं उनके झोपड़े ऊंचे हैं, और इस तरह से ये धड़ल्ले से व्यवहार चल रहा है। मालूम नहीं। बीएमसी बृहन्मुंबई महानगर पालिका का इसमें क्या रोल हो सकता अगर कोई कंप्लेंटर तकरार करता भी है महानगर पालिका पी वार्ड में, तो उसकी तकरार सुनी नहीं जाती है, और कलेक्टर जो डिप्टी कलेक्टर है इंक्रोचमेंट, वो भी इस बात को नहीं सुनते, सिर्फ हेयरिंग लगा देते बांद्रे में, और हेयरिंग लगाकर लोकशाही दिन में आ जाओ, ये दिन में आ जाओ, और उसके बाद में कुछ होता नहीं है। नहीं, आपने कहा हेयरिंग लगा देते हैं, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर बीएमसी महकमे में जाता है, कलेक्टर साहब के पास जाता है, उसकी शिकायत वहां नहीं सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है शिकायत, ये बात समझ में आती है, लेकिन वहां से वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रूम दिया हुआ है, वो आपको नहीं दिया है, ये जिनको दिया था फोटो पास धारक को, वो किधर है? आप तो घुसखोर है। तो कंप्लीट करने वाला भी घुसखोर है और बनाने वाला भी घुसखोर है, ऐसा माना जाता तो है। जिस तरीके के वहां पे नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद अभी गोपाल शेट्टी साहब हैं, इससे पहले संजय निरुपम थे। संजय निरुपम के ऊपर भी आरोप लगा था कि सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए वहां पर लोगों को अवैध तरीके से झोपड़ा बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं संजय निरुपम। तो क्या अब ये माना जाए संजय निरुपम हार चुके हैं, गोपाल शेट्टी वहां पर उनकी ताजपोशी हुई है, लेकिन अवैध निर्माण कार्य का सिलसिला बदस्तूर जारी है और बढ़ गया है? तो क्या गोपाल शेट्टी इसमें शामिल हो सकते हैं? ये दावे के साथ तो नहीं कह सकते जी बिल्कुल, हम गोपाल शेट्टी से भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, और इसके साथ ही उन लोगों की भी प्रतिक्रिया लेंगे जिन लोगों ने पूर्व सांसद को दोषी ठहराया था। पूर्व सांसद का इसमें क्या कहना है? हम संजय निरुपम के पास भी जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आपके कार्यकाल में जिस तरीके से यहां पर अवैध निर्माण कार्य किए गए, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति समझा क्या जाए। इसके साथ ही आपको थोड़ा रोकेंगे शिवा साहब, हम अपने सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष के पास चलेंगे। अवनिंद्र, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से शिवा साहब ने बताया, बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य की पूरी इतिहास वहां लिखी जा रही है, सरकारी महकमा तो है वहां पर, अधिकारी तो वहां पर हैं, लेकिन वहां जाने के लिए कोई है नहीं, परीक्षण निरीक्षण करने वाला कोई नहीं है, कंप्लेंट जब जाती है तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया जाता है। समझा क्या जाए? जिस तरह से हम प्रशासन के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं संजय, तो ऐसा लग रहा है कि बच्चा रो रहा है और माँ दूध पिलाना नहीं चाहती। तो एक जो इमोशन होता है समाज के प्रति, एक आम आदमी के प्रति जो इमोशन होता है, जनप्रतिनिधियों का होता है, प्रशासनिक अधिकारियों का होता है, उसके बावजूद अगर आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो सरासर आप कह सकते हैं कि एक भ्रष्टाचार की गंगा है वो बढ़ती जा रही है। और जब अधिकारी के सामने जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके सामने इस तरह की घटनाएं होती है, अवैध निर्माण होता है, तो कार्रवाई नहीं होती, तो समझा जा सकता है कि चांदी के जूते से उन्हें जुतिया दिया जाता है ताकि वो अपना मुंह बंद कर रखें, भले ही किसी की जान जाए, किसी का घर गिरे। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आम आदमी को जिस तरह से सपने दिखाए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, सरकार बदली, लेकिन नेताओं की फितरत अब तक नहीं बदली संजय। तो कहीं ना कहीं से एक अवनिंद्र, संजय निरुपम के ऊपर पहले आरोप लगाया गया था कि ये तमाम लोगों को बसाने का काम संजय निरुपम कर रहे हैं। हमने वहां के अभिषेक घोषालकर, जो विनोद घोषालकर के पुत्र हैं, हमने उनकी प्रतिक्रिया ली थी, उन्होंने आक्षेप मढ़ा था संजय निरुपम पर। अब तो संजय निरुपम वहां पर नहीं है, तो क्या गोपाल शेट्टी को समझा जाए कि इस पूरे बंदरबाट में, इस पूरे अवैध कार्य में, इस पूरे गोरख धंधे में कहीं ना कहीं वो और उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं? देखिए, जब बल्लेबाज आउट होता है संजय तो दूसरा बल्लेबाज आता है। जाहिर है संजय निरुपम अब नहीं है, वहाँ पे आउट हो चुके हैं, और फील्ड पे अगर मैच में अगर कोई है तो गोपाल शेट्टी हैं, असलम शेख हैं,
और सिरिल डिसूजा जैसे लोग हैं, तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जवाब देना होगा, भले ही उनकी भूमिका कैसी भी हो। लेकिन जिस तरह से जाधव साहब ने कहा कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रशासन तंत्र जो है वो भ्रष्टाचार के दलदल में इस कदर फंस गया है कि उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि किसी की बात सुने। जाहिर है भ्रष्टाचार के दलदल में प्रशासन इस कदर धंस चुका है कि उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसको लकवा मार गया है। इस लकवाग्रस्त प्रणाली में कैसे कार्रवाई हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। चलते हैं अरुण के पास। अरुण, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से उस इलाके की खबर आपने कवर की थी, वहां का जो आलम आपने देखा था, जो वीडियोस आपने भेजे हुए हैं, उसे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि यह आर्थिक राजधानी मुंबई की कहानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुंबई तो बड़ी फास्ट होती है। मुंबई में बृहन मुंबई महानगर पालिका बसती है, मुंबई में महाड़ा बसता है, कलेक्टर बसता है, और स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरे नंबर पर गिनी जाने वाली पुलिस भी यहीं बसती है। तो माना क्या जाए, क्या सबका नेक्सस है या फिर इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा? जी, पूरी कवायद जो है इस वक्त, जो आपने पहले लाइन कही थी कि वो पूरी कवायद कहीं ना कहीं मतदाताओं यानी वोट बैंक कलेक्ट करने की एक कवायद शुरू है। आप देखें, उत्तर मुंबई की अगर बात की जाए तो मालवनी ही एक जो ऐसा इलाका है जहां पर एक के ऊपर आपको 4 घर मिलेंगे। बाकी आप सभी जगह पे चले जाएं, स्लम में चले जाएं, किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, और भी कहीं चालियां हैं और भी कहीं स्लम ऐसे बसे हुए हैं पूरे उत्तर मुंबई में, जहां पे बहुत अधिक से अधिक आपको ग्राउंड+1 जो एक आम आदमी की ज़रूरत है वहाँ वो जद्दोजहद करके अपना बना के रख लेता है। जिस प्रकार अभी स्टूडियो में इस बात की चर्चा हो रही थी कि एक आम आदमी अगर अपने छोटे से घर की रिपेयरिंग के लिए जाए या उसकी थोड़े कार्रवाई के लिए जाए तो वहाँ इतनी सारी प्रोसीजर बता दी जाती है मनपा द्वारा कि वो आदमी पीड़ित होकर घूम फिर के उन ठेकेदारों के पास चला जाता है जहां से इनकी कड़ी जो है एक से एक जुड़ी हुई है, जहां से इनका पूरा उत्पन्न जो है वो जुड़ा हुआ है। आप मालवनी में जब हम गए, वहां पे जब वो हादसा हुआ, जब वो महिला आम नागरिक थी, वो महिला सिर्फ सड़क जो है वो क्रॉस कर रही थी, उसमें हादसा हुआ और वो इस हादसे का शिकार हुई। साथ में और भी 5 लोगों का वो जो हादसा हुआ वो हमने सभी देखा। लेकिन अरुण आपको रोकना चाहेंगे, वहां से बतौर नगर सेवक सिरिल डिसूजा हमसे जुड़ रहे हैं। सिरिल साहब, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आ रही है। बिल्कुल। कभी आपने बृहन मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ धरना किया, कभी आपने बिल्डिंग प्रपोजल पर जाकर चूड़ियां पहनाने का काम किया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, कई लड़ाई आपने लड़ी। आप वहां के स्थानीय नगर सेवक कहे जाते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे अवैध निर्माण कार्य के बारे में? किसके बारे में? मालवनी में जिस तरीके से गेट नंबर 7 पर जो अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर मैंग्रोव्स की कटाई की जा रही है, आपके पास भी शिकायत की गई थी। मैं ये पूरे मामले में मैं बीएमसी अधिकारी, कलेक्टर के अधिकारी और जो आगे कॉन्ट्रैक्टर है जो गैर तरीके से काम करते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं, ये सब इस चीज को जिम्मेदार है। एक संक्षेप में एक सवाल और जानना चाहते हैं डिसूजा साहब आपसे। आप बृहन मुंबई महानगर पालिका के उस विभाग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं जो प्रभाग समिति कहा जाता है, और आपको काफी अनुभव है, काफी लड़ाई आपने लड़ी है। आपसे ये संक्षेप में जानना चाहते हैं, असलम शेख जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी किस प्रकार की भूमिका आप देखते हैं बतौर एक जनप्रतिनिधि? जी बोलिए। असलम शेख के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरे अवैध निर्माण कार्य के पीछे असलम शेख का क्या ध्यान नहीं जाता, या फिर असलम शेख उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, या फिर असलम शेख की उनसे मिली भगत है? जी, वो आमदार के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, असलम शेख के बारे में, और मैं उनके बीच में कोई दखल नहीं देना चाहूंगा। मेरी अपनी नैतिक जवाबदारी जो होती है मुंबई महानगर पालिका की, जहाँ का मैं प्रभाग समिति का अध्यक्ष हूँ, मैं इस क्षेत्र का मलाड का पहले मुंबई महानगर पालिका प्रभाग समिति अध्यक्ष होने के नाते वो पूरे अंडर में आता है। और जिस वार्ड में ये घटना घटी है उस वार्ड की नगर सेविका कमरजा सिद्दीकी है। और दूसरी बात, मैं ये साफ सुथरे में कहना चाहूंगा कि इस जो कंटेस्ट हुआ है इसमें वहाँ के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर वो और वहाँ के जो हमारे बीएमसी के अधिकारी जिनको जवाबदारी दी गई है अनधिकृत बांधकाम को, अवैध बांधकाम को देखरेख रखना, उसको प्रतिबंध लगाना, और जो जवाबदारी कलेक्टर की आती है, जो उप जिलाधिकारी है जो गोरेगांव के कलेक्टर साहब बैठते उप जिलाधिकारी, तो मैं इन सबको दोषी मानता हूँ। एक महिला की मौत हो गई है, वो कोई छोटी बात नहीं हो गई है। आज किसी के घर में किसी की व्यक्ति की दुखद हो जाती है, कोई मर जाता है तो उनको कितना शोक, गहरा शोक करना पड़ता है।
कितने दुखी हो जाते हैं इंसान वो। बतौर एक नगर सेवक आपसे मैं ये जानना चाहता हूं डिसोजा साहब, आप मनपा सभागृह में भी बैठते हैं, आप वार्ड अधिकारी को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बतौर एक नगर सेवक बीएमसी के प्रति आपका अनुभव किस प्रकार का रहा है? मैं अभी मेरे पास उसी बात को लेके एक संस्था ने शिकायत की है जी और वो संस्था है अपनी डिंडोशी के तुम्हारे गोरेगांव ईस्ट की जी। एक संस्था। जी। उन्होंने जो मालोनी में घटना घटी है जी। वो घटने के ऊपर मेरे पास लिखित शिकायत दी है जी। कि इसमें वो पूरी तरीके की जांच हो और इसमें जो जो अधिकारी आएंगे उन पे कार्रवाई हो, सख्त से सख्त। और जो लेडीज मर गई है बेचारी जी और उनको कुछ मुआवजा मिले, ऐसा उन्होंने लेखी पत्र मुझे भेजा है। लेकिन मैं मुआवजा तो नहीं दे पाऊंगा, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन मैं इसका प्रॉमिस करता हूँ कि इस प्रकरण के अंदर जो भी व्यक्ति दोषी रहेगा जी उस पे मैं कानूनी कार्रवाई करने लगाऊंगा, बीएमसी अधिकारी पे या कलेक्टर अधिकारी पे हो। हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल कार्रवाई के लिए पीछे पड़े। लेमन न्यूज आपके साथ है। डिसोजा साहब, यदि जनहित के लिए उठाया गया जो कदम है, यदि उसे गलत ठहराया जाता है तो वो गलत कदम हम भी 100 बार उठाने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे जुड़े। हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे और आपका अपडेट्स लेंगे आने वाले दिनों में। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवनिंद्र, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से ये श्री डिसोजा साहब बता रहे थे, बतौर एक नगर सेवक उन्होंने बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी सब के को दोषी ठहराया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिरिल मेरे पुराने मित्र हैं और उनके साथ मैंने कई बार देखा है कि वो लगातार लोगों की लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, लेकिन बीएमसी के प्रति एक नगर सेवक अगर इस तरह का बयान देता है संजय, तो समझा जा सकता है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे वो एक नगर सेवक यदि इस तरीके से जवाबदेही ठहराता है बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों को भ्रष्टाचार में, तो एक आम जनमानस क्या सोचेगा? और ये मुंबई की तस्वीर है। मुंबई में बड़े पैमाने पर खाली पड़ी जमीनों पर जिन लोगों की गिद्ध दृष्टि होती है, उनको कहीं ना कहीं सरकारी महकमों में कार्यरत अधिकारियों का शह प्राप्त होता है। और जिस तरीके से लेमन न्यूज का कैमरा जिन जिन इलाकों में जाता है, वहां पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य को अभी भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। अवरिंद्र, एक चीज समझ में नहीं आती है, राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जिन इलाकों में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा होगा, वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई हो या फिर स्थानीय मनपा वार्ड हो, वहां के वार्ड अधिकारी, यहाँ के सीनियर पीआई तत्काल या तो निलंबित करें या तो उनका स्थलांतरित कर दें, ट्रांसफर कर दें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो क्या सिर्फ ये दावे हैं, ये वादे हैं, ये लोगों को एक लॉलीपॉप देने का और एक संतुष्ट करने का नायाब हथकंडा है? ये सब कागजी शेर है। कागज पे बहुत कुछ कहा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन असलियत वही होती है संजय जो आम जनता महसूस करे, क्योंकि जनता लाचार है, बीएमसी में भ्रष्टाचार है, सरकार कहीं ना कहीं से सब देख रही है, लेकिन आम आदमी को लग रहा है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, भले ही वो बीएमसी हो, सरकार हो, और भ्रष्टाचार को वो महसूस कर रही है। जान की बाजी लगाकर जनता जिंदगी गुजार रही है। बिल्कुल। एक महिला गुजरती है, उसके ऊपर मौत की आफत आ जाती है, तो कहीं ना कहीं से सिस्टम के अंदर एक जो इच्छा शक्ति हुई है बिल्कुल मरी हुई बिल्कुल, होती है। सिस्टम के और अंदर अब जो इच्छा वक्त आ गया शक्ति है, आम आदमी उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। बिल्कुल वक्त आ चुका है आम आदमी अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज स्वयं बुलंद करे। और यदि जनहित में उठाया गया कदम है तो लेमन न्यूज 2 कदम आगे चलकर उसका साथ देगा, यह लेमन न्यूज का वादा है। शिवा साहब, बहुत संक्षेप में, समय की कमी है, आप मालवनी इलाके में कितने सालों से रहते हैं? 40 सालों से लगभग। 40 साल से आप रहते हैं वहां पर। आज की जो स्थिति है और ठीक 10 साल या 20 साल पहले की यदि बात करें, तब की स्थिति में और अब की स्थिति में कितना अंतर है? बहुत अंतर हो गया। पहले ऐसे कोई रूम बनते नहीं थे और रूम में जाने की गलियां भी बननी होती थी। अभी जो चाहे, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसका पुलिस स्टेशन में ज़्यादा जम है, ज़्यादा जोर है, जिसको बीएमसी में ज़्यादा पहचान है, लेकिन वो पुलिस गली का तो कोई रोल नहीं हो सकता। पुलिस का काम तो कायदा व सुव्यवस्था जो निर्माण करना है। अरे पुलिस का काम है, जब रीति डालेंगे तो पुलिस की जीप आती ही है। पुलिस की गाड़ी क्यों आएगी? वहां तो बीएमसी की गाड़ी नहीं आनी पूछते चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कैसे काम हो रहा है, हमने आंखों से देखा है पिछले ये 40 पुलिस साल वाले से। पूछते हैं? हाँ जी जी। चलता है। पुलिस वाले उसका रिकॉर्ड करते हैं, कौन है तुम, क्या बना रहे, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, सब मिली भगत रहती है। यदि पुलिस अगर पूछती है, रेती गिरते ही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है और उस गाड़ी वाले से उस रेती वाले से पूछती है कि ये रेती किसकी है, तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात कही जा सकती है। बिल्कुल। और रीजन के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी सोचना होगा। इस आर्थिक राजधानी मुंबई में, चाहे ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, साउथ हो या फिर ईशान्य मुंबई, तमाम जगहों की हम बात कर रहे हैं, वहां पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठते हैं, जिनके मातहत 21 से 27 पुलिस स्टेशन आते हैं, जिसके वो स्वयं मुखिया कहलाते हैं।
परिमंडल की बात करें, मुंबई में 12 परिमंडल है, यानी डीसीपी जोन, और हर डीसीपी के अंतर्गत कम से कम 6 से 7 पुलिस स्टेशन है। यदि बात करें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की, तो हर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के अंतर्गत 2 से 3 पुलिस स्टेशन आते हैं। तो आखिर इतने कुछ होने के बावजूद इस मुंबई के भीतर अवैध निर्माण कार्य इतने बड़े पैमाने पर, तो क्या इसमें पुलिस, बीएमसी, सरकार, जो कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, सबकी भूमिका है? अवनिंद्र, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है संजय, हर कोई उसमें नहाने की कोशिश कर रहा है, और भ्रष्टाचार की गंगा में जो लोग नहीं नहा पाते हैं उसे हम जनता कहते हैं, पीड़ित कहते हैं। और कहीं ना कहीं से उस आम आदमी की तस्वीर की जिस तरह से हमने कल्पना की है कि सपनों का शहर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर अगर इस तरह से भ्रष्टाचार होता है तो समझा जा सकता है कि सरकार होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण, बहुत संक्षेप में आपकी आखिरी प्रतिक्रिया कि क्या इसमें पुलिस की जो भूमिका है, यदि पुलिस चाह ले तो अवैध निर्माण कार्य हो सकता है? जी, पुलिस अगर चाहे तो, लेकिन पुलिस क्या, मनपा क्या, वहाँ का स्थानिक कोई भी प्रतिनिधि क्या, जहाँ तक बात लगाई जाए अंकुश की जो बात चल रही थी, वो अंकुश यहाँ लगाने वाली जैसी स्थिति नहीं है। कारण यह है कि इस हादसे को घटे 2 दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो उनका कार्य है, जो कॉन्ट्रैक्टरों ने एक जमावड़ा वहाँ बना के रखा है, वो कहीं ना कहीं रुका नहीं है, वो अभी भी शुरू है, आज भी शुरू है। हमने जब वहाँ पे आज भी जब जाके देखा तो वहाँ किसी को इस हादसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी दिखाया जा रहा है महज एक दिखावा है। आप उसके आगे चले जाइए मालवनी चर्च। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मालवनी इलाका पैसे बनाने की एक मशीन है, खाली पड़ी सरकारी जमीन है, लोगों की गिद्ध दृष्टि है, कोई पूछने वाला नहीं है, गांव बसा नहीं है, लुटेरे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए अवनिंद्र आशुतोष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण गुप्ता हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आप आए, शिवा जाधव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है इस मुंबई, और इस मुंबई को शंघाई बनाने का सपना कहीं ना कहीं से राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने देखा था। आज रेल बजट पेश हुआ है। रेल बजट पर जिस तरीके से तमाम चीजों पर दिनचर्या जो बीती है वो रेल बजट को लेकर बीती है, लेकिन इसी के बीच अवैध निर्माण कार्य एक ऐसा विषय है जो नासूर बन चुका है, और समय रहते ही अवैध निर्माण कार्य का सिलसिला यदि रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में यकीनन यह आर्थिक राजधानी मुंबई कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। बहरहाल लेमन न्यूज की इस खास पेशकश अवैध निर्माण कार्य का जिम्मेदार कौन, इसमें अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।